हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे गणित की और समझेंगे वक्र को। फिर क्लास 7 में जानेंगे आकृतियों का परिमाप के बारे में। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे सामाजिक अध्ययन की और समझेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन भाग 2 अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। आज हम सीखेंगे वक्र। क्या आपने पेंसिल से कागज पर कोई चित्र बनाने की कोशिश की है? यदि नहीं की होगी तो करके जरूर देखिए। कई बार जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो कोई आकार बनाने के लिए सीधी और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं। अक्सर ऐसी रेखाएं कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जाती है, जैसे यहाँ हमने एक पेड़ बनाया है। इसी तरह हम पर्वत, बादल, झरना, रास्ता इत्यादि बनाएंगे। कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई सीधी और टेढ़ी रेखाएं वक्र यानी कर्व कहलाती है। हालांकि वक्र शब्द का अर्थ सीधा नहीं यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, लेकिन जरूरी नहीं वक्र हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा ही हो। अगर कागज से बिना पेंसिल उठाए एक सीधी रेखा बनाई जाए तो यह भी एक वक्र ही कहलाती है। अब इन वक्रों को देखें। क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या अंतर है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ये वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं, जबकि ये वक्र स्वयं को काटते हैं। जब कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो उसे हम सरल वक्र यानी सिंपल कर्व कहते हैं। अगर वक्र स्वयं को काटती है तो वह एक सरल वक्र नहीं है। कुछ वक्र एक स्थान से शुरू होकर पुनः उसी स्थान पर समाप्त होते हैं, यानी कि इनका प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी कि इसके सिरे मिले हुए होते हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व कहलाती है। जैसे यहाँ ये सभी बंद वक्र हैं। यदि हम इस वक्र को देखें तो हम पाते हैं कि यह एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर समाप्त होता है, यानी कि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए नहीं होते एक खुली वक्र यानी ओपन कर्व कहलाती है। ऐसी वक्र का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु अलग होता है। जैसे यहाँ ये सभी खुली वक्र हैं। क्या आप दी आकृतियों में से खुली वक्र और बंद वक्र की पहचान कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। यहाँ आकृति ए, सी और ई में दर्शाई गई वक्र बंद वक्र है, क्योंकि इनके सिरे मिले हुए हैं। जबकि अगर हम आकृति बी, डी और एफ को देखें तो इनके सिरे मिले हुए नहीं हैं, इसलिए ये सभी खुली वक्र हैं। बंद वक्र की बात करें तो इनके 3 भाग होते हैं।
वक्र के अंदर का भाग, वक्र का भाग और वक्र के बाहर का भाग। वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभ्यंतर यानी इंटीरियर। वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा यानी बाउंड्री। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाया जाए तो साथ में वे वक्र का क्षेत्र यानी रीजन कहलाते हैं। अब आपको वक्र की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा वक्र। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे वक्र के उदाहरण। नीचे दी गई आकृति में एक राज्य के अभ्यंतर यानी इंटीरियर, परिसीमा यानी बाउंड्री और बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर को दर्शाया गया है। अगर बिंदु A, B और C शत्रुओं की स्थिति यानी पोजीशन दर्शाते होंगे तो आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए वे राज्य के कौन से भाग में स्थित है। आकृति एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व है। बंद वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभ्यंतर, वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहिर्भाग और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु A वक्र की परिसीमा पर है, बिंदु B वक्र के बहिर्भाग में है और बिंदु C वक्र के अभ्यंतर में है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शत्रु A की स्थिति राज्य के परिसीमा पर है, शत्रु B की स्थिति राज्य के बहिर्भाग में है और शत्रु C की स्थिति राज्य के अभ्यंतर में है। अगला उदाहरण, नीचे दिए हुए वक्रों को खुली वक्र यानी ओपन कर्व या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। दर्शाई गई आकृति एक बंद वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र कहलाती है। यह एक खुली वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए नहीं होते एक खुली वक्र कहलाती है। यह बंद वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए हैं। यह खुली वक्र है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित स्थितियों के लिए वक्र बनाएं। A एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है। B एक सरल वक्र जो खुली वक्र भी है। C एक बंद वक्र जो सरल वक्र नहीं है। D एक खुली वक्र जो सरल वक्र नहीं है। अगर किसी वक्र के सिरे मिले होते हैं तो वह एक बंद वक्र होती है, अन्यथा वह एक खुली वक्र होती है। इसी तरह अगर कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो वह एक सरल वक्र होती है। इस समझ के आधार पर हम एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है इस प्रकार बना सकते हैं। इसी के कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। एक सरल वक्र जो खुली वक्र भी है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। इसी तरह एक बंद वक्र जो सरल वक्र नहीं है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। एक खुली वक्र जो सरल वक्र नहीं है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। आज हमने देखे वक्र के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे वक्र से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे वक्र से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, क्या नीचे दी गई आकृति एक वक्र यानी कर्व है? बहुत से विद्यार्थी यह गलत धारणा बना लेते हैं कि वक्र सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही होती हैं। वे यह मानते हैं कि सरल रेखा एक वक्र नहीं कहलाती। इस मिथ्या धारणा के कारण वे दिए सवाल का जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। वक्र की व्याख्या से पता चलता है कि कोई भी रेखा जो कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जाती है एक वक्र कहलाती है। एक सीधी रेखा भी कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जा सकती है, इसलिए यह भी एक वक्र ही है। सही हल है ऑप्शन 2। इसी तरह याद रहे, कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि सरल रेखाओं से बनी आकृति एक वक्र नहीं होती, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। सरल रेखाओं से बनी आकृतियां भी वक्र ही होती है। मिथ्या धारणा 2, क्या नीचे दी गई वक्र एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व है? दिए वक्र में बच्चे यह देखते हैं कि यह वक्र एक क्षेत्र को घेर रही है, इसलिए
वे सोचते हैं कि द्विवक्र एक बंद वक्र है। वे बंद वक्र की व्याख्या को नजरअंदाज कर देते हैं और जवाब देते हैं ऑप्शन 1, लेकिन यह एक गलत जवाब है। बंद वक्र की व्याख्या हमें बताती है कि जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र कहलाती है। क्या यहाँ इस वक्र के सिरे मिले हुए हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यह वक्र के सिरे मिले हुए नहीं हैं, इसलिए यह एक बंद वक्र नहीं है। जिस वक्र के सिरे खुले होते हैं वह एक खुली वक्र यानी ओपन कर्व कहलाती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 3। नीचे दी गई आकृति देखकर पता कीजिए कि क्या यह वक्र एक सरल वक्र यानी सिंपल कर्व है या नहीं। बहुत से विद्यार्थी यह गलत धारणा बना लेते हैं कि बंद वक्र स्वयं को काटती है, इसलिए वह एक सरल वक्र नहीं हो सकती, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। जब कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो उसे हम सरल वक्र कहते हैं। अगर हम इस वक्र को देखें तो यह किसी भी स्थान पर स्वयं को नहीं काटती, इसलिए यह एक सरल वक्र है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। तो आज हमने देखी वक्र से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज हम सीखेंगे संलग्न आकृतियों का परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर, यह शब्द पेरी और मेट्रॉन से बना है। पेरी का अर्थ चारों तरफ और मेट्रॉन का अर्थ मापन है। इस तरह से किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, इसकी परिसीमा की कुल लंबाई AB, BC, CD, DA के योग से प्राप्त की जा सकती है। यह योग इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। चलिए आज वर्ग और आयतों से बनी संलग्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखें। एक कागज लीजिए, इस पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग PQRS खींच लीजिए। क्या आप बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसके चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई है। यदि आपको किसी वर्ग के भुजा की लंबाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से
आप उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से वर्ग PQRS का परिमाप होगा 4 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप कागज पर 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत JKLM बनाइए। क्या आप बता सकते हैं इस आयत का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। यहाँ भी आयत का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होगा, लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। जैसे यहाँ JK बराबर LM और KL बराबर MJ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा JK धन KL। यदि हम भुजा JK को आयत की लंबाई और भुजा KL को आयत की चौड़ाई कहें, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लिखा जा सकता है। यदि आपको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो, तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ आयत JKLM का परिमाप होगा 2 गुणा कोष्ठक में 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए, अगर हम वर्ग PQRS और आयत JKLM को कागज से काटकर इस प्रकार संलग्न यानी एडजेसेंट रखते हैं, तो बनने वाली नई आकृति PQRKLM का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ बिंदु S और बिंदु J एक दूसरे पर आ रहे हैं, इसलिए हम इनमें से सिर्फ एक नाम रखेंगे। जैसे यहाँ हम इस बिंदु को बिंदु S कहेंगे। यहाँ हमें दोनों आकृतियों को साथ रखकर एक नई आकृति PQRKLM प्राप्त हुई है। इसका परिमाप इसकी परिसीमा की लंबाई होगी, जिसे ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। यहाँ PQ बराबर QR बराबर वर्ग PQRS की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि हम भुजा RK की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। RK बराबर RS ऋण SK बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। KL बराबर 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह LM बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह MP बराबर MS धन SP बराबर 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आकृति PQRKLM का परिमाप होगा PQ धन QR धन RK धन KL धन LM धन MP बराबर 26 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, क्या यहाँ वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप को जोड़कर संपूर्ण आकृति का परिमाप प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। यदि हम इनके परिमाप का योग करेंगे तो परिणाम आता है 20 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में परिमाप भिन्न है, इसलिए संलग्न आकृति का परिमाप इसे बनाने वाली आकृतियों के परिमाप के योग से प्राप्त करना गलत है। इसका कारण अपने अध्यापक से चर्चा करके अवश्य ज्ञात करें। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि हम आयत को इस प्रकार या इस प्रकार वर्ग के संलग्न रखते, तो क्या प्रत्येक स्थिति में हमें समान परिमाप प्राप्त होगा? आज हमने सीखा संलग्न आकृतियों का परिमाप। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।
आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। निम्न दर्शाई आकृति में वर्ग ABCD की भुजा AD के मध्य बिंदु पर एक वर्ग जुड़ा हुआ है। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दर्शाई आकृति से ज्ञात होता है कि वर्ग ABCD के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार G भुजा AD का मध्य बिंदु है, इसलिए रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट AG और रेखाखंड GD की लंबाई बराबर होगी। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि AD बराबर AG धन GD है, यानी कि AG धन GD बराबर 8 सेंटीमीटर है। चूंकि AG बराबर GD है, इसलिए GD धन GD बराबर 8 सेंटीमीटर, 2GD बराबर 8 सेंटीमीटर, GD बराबर 8 सेंटीमीटर विभाजित 2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। अर्थात वर्ग DEFG की भुजा GD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और दर्शाई गई आकृति की भुजा AG की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग। इसलिए परिमाप ज्ञात करने के लिए हम आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे। परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DE धन EF धन FG धन GA। परिमाप बराबर 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार दर्शाई गई आकृति का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अगला उदाहरण, आयत यानी रेक्टेंगल PQRS का परिमाप यानी पेरीमीटर 120 मीटर है। राहुल ने आयत PQRS को 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया। प्रत्येक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत PQRS 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। चलिए प्रत्येक आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B मान ले। यह आयत PQRS का परिमाप बराबर आयत के चारों भुजाओं की लंबाई का योग बराबर L धन B धन L धन B धन B धन L धन B बराबर 3L धन 4B है। हमें आयत PQRS का परिमाप 120 मीटर दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3L धन 4B बराबर 120 मीटर है। यहाँ भुजा PQ बराबर 2B है और भुजा RS बराबर L है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ बराबर RS यानी L बराबर 2B है। अर्थात 3L धन 4B बराबर 120 मीटर को लिख सकते हैं 3 गुना 2B धन 4B बराबर 120 मीटर। इसे सरल करने पर B का मान 12 मीटर प्राप्त होगा। चूंकि L बराबर 2B है, इसलिए हमें L का मान प्राप्त होगा 24 मीटर। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई है। अतः विभाजित किए गए प्रत्येक आयत का परिमाप है 2 गुना 24 धन 12 मीटर बराबर 2 गुना 36 मीटर बराबर 72 मीटर। अगला उदाहरण, वर्ग यानी स्क्वायर ABCD का परिमाप 84 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ज्ञात है कि वर्ग ABCD का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा की लंबाई है, इसलिए एक भुजा की लंबाई होगी वर्ग ABCD का परिमाप विभाजित 4 बराबर 21 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। इस तरह से वर्ग ABCD के एक भुजा की लंबाई होगी 21 गुना 10 मिलीमीटर बराबर 210 मिलीमीटर। चूंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा की लंबाई 210 मिलीमीटर है। आज हमने देखे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।
अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। मैं नाहिदा प्रवीण, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की भूगोल विषय में इकाई 1 का क भूमि, मृदा एवं जल संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये भूमि उपयोग वर्ग को हम लोग जानेंगे। हमारे देश में भूमि उपयोग वर्ग निश्चित किए गए हैं। तो भूमि उपयोग वर्ग पहला है वन क्षेत्र की भूमि। कुल क्षेत्रफल का हमारे पूरे भूमि में वन क्षेत्र कितना है। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जहाँ कृषि कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें क है बंजर एवं व्यर्थ भूमि, जहाँ कृषि कार्य नहीं हो सकता है, वो भूमि पूरी तरह बंजर हो गई है। दूसरा है सड़क, मकान, उद्योगों में लगी हुई भूमि, यानी कि कुल क्षेत्रफल में कितना सड़क है, कितने मकान हैं और कितने उद्योगों में लगी हुई भूमि है। भूमि उपयोग के वर्ग में तीसरा है पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि क्या है? आप लोग हमेशा सुनते रहे होंगे कि वो भूमि पड़ती पड़ी हुई है, यानी वहाँ पे कोई भी कृषि कार्य या कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जिसमें पहला है चालू पड़ती भूमि। चालू पड़ती भूमि का अर्थ है कि वहाँ कृषि कार्य हो रहे थे, लेकिन एक वर्ष से कुछ कम समय में, चाहे वो 6 महीने हो, 8 महीने हो या 9 महीने हो, से वहाँ कृषि कार्य बंद है और वो भूमि ऐसी ही पड़ी हुई है। दूसरा है अन्य पड़ती भूमि। जैसे वहाँ भी कृषि कार्य हो रहे थे, लेकिन वहाँ 1 साल से अधिक समय में, यानी 1 साल से या 2 साल, 3 साल, यानी 1 से 5 साल तक वहाँ खेती नहीं हो रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वो आते हैं अन्य पड़ती भूमि में। चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी वो कृषि के योग्य नहीं है, वहाँ कृषि नहीं की जा रही है। जिसपे पहला है अस्थाई चारागाह की भूमि। अस्थाई चारागाह का मतलब क्या है? अस्थाई का मतलब क्या है कि पूरी तरह से वहाँ चारागाह होता है, कोई दूसरा कार्य नहीं होता है, यानी वहाँ पे मवेशी चराए जाते हैं, पशुपालन का कार्य होता है। दूसरा हमारा है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी वो कृषि योग्य है लेकिन किसी कारण से उसके उपजाऊपन में कमी आ गई है, जिसके कारण वो बंजर हो गई है। पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि में क्या है कि वहाँ खेती कार्य होते हैं, हमारे फसल उत्पादित किए जाते हैं। तो ये हमारा 5 हमारा क्या है, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित किए गए हैं। बच्चों, जब आप भूमि के उपयोग में अंतर, उसके प्रभावित करने वाले कारक सबको जान चुके हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी भूमि कितनी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और उसका संरक्षण कितना आवश्यक है। आप पिछले अध्याय में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा कर चुके हैं, तो इससे आप समझ सकते होंगे कि हमारे लिए भूमि संरक्षण कितना आवश्यक है। तो जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो हमारी भोजन और आवास की आवश्यकता भी बढ़ रही है, जिसके कारण भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। और इस दबाव के कारण जल्दी हमें फसल मिल जाए, उसके लिए हम कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। और साथ साथ जल जमाव भी हो जा रहा है। जल जमाव से उसकी क्षारीयता और उसकी लवणता का गुण भूमि में आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि भूमि का जो स्वाभाविक गुण है उसका ह्रास हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि खराब हो रही है। बहुत सारी भूमि बंजर भी हो रही है, मरुभूमि का विस्तार हो रहा है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें भूमि संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हमें भूमि संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो कुछ उपाय हैं जो हमें भूमि संरक्षण के लिए करने चाहिए। पहला है कि हमें भूमि को नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो आप घर में भी कोई काम करते होंगे, तो अगर आप नियोजित तरीके से करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उसी तरीके से भूमि का उपयोग भी नियोजित तरीके से किया जाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि भूस्खलन को रोकना है और पर्वतीय ढालों पर कुछ झाड़ियाँ लगानी है।
भूमि को संरक्षित करने के लिए हमें एक उपाय भूस्खलन को रोकना है। और भूस्खलन को रोकने के लिए हमें क्या करना है? पर्वतीय ढालों पर वृक्ष रोपण करना है और उसके साथ साथ कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आप ये पहाड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं ये चट्टान धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं और यहाँ पे ये भूमि को ख़राब करते हैं। तो इसके लिए एक कुछ कम उपाय है कि हम यहाँ पे एक जाली लगा देते हैं, जिसके कारण जो छोटे छोटे कण हैं वो उस जाली में ही रह जाते हैं। और दूसरा एक जो उपाय है वो क्या है? यहाँ पे वृक्ष लगा दिए जाते हैं। तो वृक्ष की जड़ों में ये सारे छोटे छोटे जो चट्टान हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो वहीं पे फंसे रहेंगे और हमारे ये नीचे नहीं गिरेंगे। भूमि पर हमें वन क्षेत्र को भी बढ़ाना होगा। तो बच्चों, आप हर जगह देख रहे होंगे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, विद्यालय में भी शिक्षक आपको कहते होंगे कि वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए। किसी भी अवसर पर हमें पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। उसके साथ साथ हमारा क्या है कि जो मरुभूमि वाला क्षेत्र है, तो मरुभूमि वाले क्षेत्र के चारों तरफ हम कटीली झाड़ियाँ लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी रेत है, जो भी बालू है, वो हमारे दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। वो कटीली झाड़ियाँ उस रेत को, उस बालू को वहीं रोक कर रख सकेंगी, जिससे हमारी दूसरी जो उपजाऊ भूमि है वो खराब नहीं होगी। और उसके बाद अन्य भी उपाय हैं, जैसे हम जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे। तो ये जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि में हम बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं और हम इसे जैविक कृषि कहते हैं। तो इस जैविक कृषि को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारी भूमि संरक्षित रहेगी, उसका उपजाऊपन बना रहेगा। और उसके साथ साथ हमारा अंतिम है हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, तो तटवर्ती क्षेत्र के भी चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं? वृक्ष रोपण कर सकते हैं, जिससे जब पानी आएगा तो ये पानी के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को बहाकर नहीं ले जा सकता है। वो सारे वृक्ष के जड़ों में ये सारी जो उर्वरा शक्ति है वो वहीं पे सीमित हो जाएगी। तो ये सब कुछ करके बच्चों, आप भी छोटे छोटे, आपसे भी बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। आप छोटे छोटे कार्य करके अपने क्षेत्र की भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रख सकेंगे। तो बच्चों, आपने भूमि संसाधन में भूमि को जाना, उसके विविध उपयोग को जाना, भूमि के उपयोग के अंतर को जाना, उसके प्रभावित करने वाले कारक और भूमि उपयोग वर्ग और उसके संरक्षण से परिचित हुए। बच्चों, अब हम मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो मृदा क्या है? मृदा है बच्चों मिट्टी है। मिट्टी को ही हम मृदा कहते हैं। तो बच्चों, आप तो मिट्टी से बहुत खेले होंगे, हमारे विद्यालय के भी बच्चे मिट्टी से बहुत खेलते हैं, आप भी ज़रूर खेलते होंगे। उसी तरह से आपके पाठ में सुखविंदर, सलमा, रवि सब मिट्टी से खेल रहे थे। कुछ मिट्टी की गोलियां बना रहे थे तो कुछ खिलौने बना रहे थे। उसी में से एक बच्चों के मन में सवाल आया, क्या सभी पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं? क्या मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है? तो बच्चों, हाँ, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका 98% वो मिट्टी पर ही उगते हैं। और मिट्टी हमारे पेड़ पौधों को भोजन और पोषक तत्व भी देते हैं। और जो हमारे पूरी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या है? मिट्टी ही से बना है। ये भूपटल का सबसे ऊपरी भाग ही मिट्टी है और उसी में हमारी खेती भी की जाती है, उसी में पेड़ पौधे भी उगाए जाते हैं। तो मिट्टी से हमें पौधों को क्या मिलता है? खनिज तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं। तो ये जो पोषक तत्व में हमारा क्या क्या आता है? पोषक तत्व में हमारा ह्यूमस आता है, जल आता है, वायु आते हैं और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य पदार्थों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ अंश होता है जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। मृदा के उपयोग को तो आप भली भांति जानते होंगे। भले हो सकता है कि आपको अभी कुछ बातें अभी दिमाग में घूम भी रही होगी। जैसे
हम मिट्टी से क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप जान चुके कि वहाँ हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, अपने फसलों को उत्पादित करते हैं। और क्या करते हैं, हम उससे मूर्तियाँ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, दिया और कलश बनाते हैं। और उसके साथ साथ जब हम बांध बनाते हैं नदी के किनारे, वहाँ में भी हमें मिट्टी काम आती है। तटबंध बनाने में मिट्टी का काम किया जाता है। तो इस तरीके से मिट्टी के बहुत सारे उपयोग हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे क्या मिट्टी आसानी से बन जाती है, क्या मिट्टी बनती कैसे है? तो नहीं बच्चों, मिट्टी बनाने में बहुत ही समय लगता है। मृदा निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो बच्चों, आज आप मिट्टी से कुछ क्रियाकलाप कर लीजिए। आप अपने आसपास में मिट्टी को एकत्रित कीजिए और उसके उपयोग को बताइए, और उसमें से अगर आप कुछ बना सकते हैं तो बनाइए और अपने दोस्तों को सिखाइए और उससे भी आप कुछ सीखिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मृदा निर्माण की प्रक्रिया की ओर चलेंगे। तो आपने पहले भी जाना कि मृदा निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और मृदा निर्माण में बहुत सारे कारक प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ के उस क्षेत्र की मौलिक चट्टान, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, सूक्ष्म जीव, उसका ढलान, समय, ये सब कुछ मृदा निर्माण में निर्भर करता है। और ये मृदा निर्माण में ये सब सहयोग करते हैं। जैसे कुछ चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, वो छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद उसके महीन महीन कण बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये इतने लंबे समय तक ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये छोटे छोटे कण बनते कैसे हैं, इसमें जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण होते हैं और मानवीय ऋतुक्षरण भी होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण है क्या और ये भौतिक ऋतुक्षरण क्या है। तो ये रासायनिक ऋतुक्षरण क्या है कि हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु और मानवीय क्रिया, ये सब आपस में प्रतिक्रिया जब करते हैं तो जैविक और रासायनिक ऋतुक्षरण होता है। और भौतिक ऋतुक्षरण जब हमारे तापमान में उतार चढ़ाव होता है और जब हमारी जो चट्टान होती है वो सिकुड़ती या फैलती है, जिसके कारण क्या होता है, भौतिक ऋतुक्षरण होता है। तो ये सारे वजह से हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो जैविक और रासायनिक और भौतिक ऋतुक्षरण है वो महीनों और सालों की बात नहीं है, बल्कि हजारों लाखों वर्षों की बात है। तब आप समझ रहे होंगे कि मिट्टी के निर्माण में कितना समय लगता है। तब आप मिट्टी को तो बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो आप इसके बाद हम लोग मिट्टी के बारे में और भी चर्चा करेंगे, उसके प्रकार को बताएंगे और हमारे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है।
इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में
चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं, जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं, उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए।
खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं, और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।